हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस सेशन। माय नेम इज अमन मेहता और हम पढ़ने वाले हैं आज से पार्टनरशिप अकाउंटिंग। तो आज हम शुरू कर रहे हैं पहला चैप्टर, पहला पार्ट है उसका। आई होप आप लोग एंजॉय करेंगे और बहुत ही डिटेल में, बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे। जो आप यहाँ पे पढ़ेंगे आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सबसे पहली चीज तो यही है, और आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट को एकदम बढ़िया तरीके से सेट किया जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। एंड तक जरूर देखना क्योंकि आप लोगों को बहुत सारी चीजें सीखने को मिलने वाली है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं पार्टनरशिप पढ़ने में। तो पार्टनरशिप होती क्या है वो चीज हमें जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। हमें अगर मतलब ही नहीं पता होगा तो दिक्कत हो जाएगी। तो आपको बताते हैं कि पार्टनरशिप होती क्या है। तो सबसे पहले हमारी नजर जाती है कहां पर? हमारी नजर जाती है यहां पर, सेक्शन 4। सेक्शन, कानून की बात हो रही है। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 एक एक्ट है, एक कानून है, अधिनियम जिसको हम बोलते हैं। उसके सेक्शन नंबर 4 में हमें बताया गया कि पार्टनरशिप होती क्या है, साझेदारी क्या होती है। ठीक, तो पार्टनरशिप इज द रिलेशन। पार्टनरशिप क्या है? रिलेशन है। देखो, जब भी हम कभी भी किसी भी सब्जेक्ट की थियरी पे ध्यान देते हैं, उसको याद रखने की कोशिश करते हैं, तो वो याद नहीं होती क्योंकि हम सिंपली उसको पढ़ पढ़ के उसको याद करने की कोशिश करते हैं। लेकिन हमें क्या करना चाहिए? हमें कीवर्ड्स पे फोकस करना चाहिए कि ऐसी क्या चीजें हैं जिनको ध्यान में रखेंगे तो पूरा सेंटेंस, पूरा पैराग्राफ याद हो जाएगा। तो वही चीज मैं आपको बताने वाला हूं, पार्टनरशिप इज द रिलेशन। तो सबसे पहली चीज तो ये ध्यान रखना है, किसमें? बिटवीन द पर्सन्स। ठीक है, who have agreed to share the profits of the business, जो कि एग्री कर रहे हैं कि भाई हम प्रॉफिट शेयर कर लेंगे। ठीक है, किसका प्रॉफिट शेयर करोगे? बिजनेस का प्रॉफिट शेयर करेंगे। कैरीड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। तो यहां से जो फ्रेज शुरू हुई है ना, ये फ्रेज बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो 1 2 3 4 5, तो सीधी सीधी बात करें तो ये 5 चीजें हमें दिमाग में डालनी है और इसके अंदर से बहुत सारी चीजें हैं जो हमें और समझ में आएंगी। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अब इसको हम पार्ट बाय पार्ट हम पढ़ना शुरू करेंगे कि पार्टनरशिप इज द रिलेशन। तो पहला जो कीवर्ड है वो यहां पे आ गया, इसको समझते हैं कि पार्टनरशिप का एक रिलेशन है। और रिलेशन, ये रिश्ता क्या कहलाता है ना? रिलेशन। अब ये रिलेशन कब बनता है? मतलब अगर हम पार्टनरशिप की बात करें, ये भी एक रिलेशन है, और कोई भी रिलेशन है कब बनता है? जब हम एग्री करते हैं। दो या दो से ज्यादा लोग जब एग्री करते हैं तब हम बोलते हैं कि हाँ वो रिश्ता एस्टेब्लिश हो गया। ठीक है, जैसे मैं आपका टीचर हूं, आप मेरे स्टूडेंट हैं, अगर हम दोनों ये बात मान लेते हैं तो ये क्या है? ये एक रिलेशन है। तो पार्टनरशिप भी क्या एक रिलेशन है। तो हमें क्या करना पड़ेगा बेटा? एग्री होना पड़ेगा। और जिस पॉइंट पे हम एग्री होते हैं वो एग्रीमेंट कहलाता है। क्या कहलाता है? एग्रीमेंट कहलाता है। तो हमें रिलेशन के लिए क्या चाहिए बेटा? एग्रीमेंट चाहिए। एग्रीमेंट, और एग्रीमेंट दो तरीके से हो सकता है, या तो हम ओरल एग्रीमेंट करेंगे या फिर हम रिटन एग्रीमेंट करेंगे। ठीक है, ओरल एग्रीमेंट कि हाँ भाई ए ने बी से बोला कि हम पार्टनर्स हैं, बी ने बोला ओके, ये तो ओरल एग्रीमेंट हो गया। सारी शर्तें सिर्फ बोल बोल के ही इन्होंने फिक्स कर ली कि भाई तुम ये करना, मैं ये करूंगा, इतना प्रॉफिट होगा तो ऐसे बांटेंगे, वैसे बांटेंगे। लेकिन यही चीज लिखकर अगर की जाए तो ज्यादा बेटर है, क्योंकि अगर कल को आपस में होती है लड़ाई, जिसको हम अकाउंटिंग की लैंग्वेज में, बिजनेस की लैंग्वेज में हम क्या बोलते हैं? डिस्प्यूट होता है। ठीक है, तो वहां पर कोई भी सबूत नहीं है तो ये प्रेफर नहीं किया जाता कि हम ओरल एग्रीमेंट में हम करें, ओरल एग्रीमेंट हम करें। रिटन एग्रीमेंट हमेशा हमारे लिए एविडेंस के रूप में काम आता है। ठीक है, और इसी रिटन एग्रीमेंट को हम क्या बोलते हैं? पार्टनरशिप डीड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पार्टनरशिप डीड। हिंदी में कहें तो साझेदारी संलेख। पार्टनरशिप डीड यानी पार्टनरशिप का एग्रीमेंट, वो भी कैसा? रिटन। क्या सर हम ओरल एग्रीमेंट को पार्टनरशिप डीड नहीं बोल सकते? नहीं, बिल्कुल भी नहीं बोल सकते। ठीक, अब इसके अंदर होता क्या क्या? पार्टनरशिप एग्रीमेंट में, पार्टनरशिप डीड में क्या होता है? तो सारे के सारे टर्म एंड कंडीशन जो पार्टनरशिप से रिलेटेड होते हैं वो लिखे होते हैं। इसके अंदर राइट्स, ड्यूटीज, लाइबिलिटीज एटसेट्रा, जो भी पार्टनर की लाइबिलिटी, ड्यूटी और राइट्स, बाकी टर्म एंड कंडीशन होता है, सब कुछ इसमें होता है। एक तरह से ये बोल लो कि पार्टनरशिप की जन्म कुंडली है। ठीक है, अब ये बात समझ में आ गई। अब ये जो एग्रीमेंट है कब तक के लिए होता है? तो यहां पे भी 2 पॉइंट निकल के आते हैं। 2 पॉइंट निकल के आते हैं, या तो एट विल होगा, कैसा होगा? एट विल, या फिर होगा फॉर स्पेसिफिक पीरियड। एट विल मतलब जब तक हम डिसएग्री नहीं हो जाते, कहने का मतलब जब तक हम बोले नहीं यार अब बंद करते हैं।
जब तक चल रहा है चलाते रहो चलाते रहो चलाते रहो। जब हम सोचते हैं कि चलो अब बिजनेस को बंद करते हैं, अपनी पार्टनरशिप को खत्म करते हैं, तो हमारी इच्छा पर है, दिस इज कॉल्ड एट विल। ठीक है, कैसा एग्रीमेंट? एट विल। या फिर स्पेसिफिक पीरियड के लिए, जब हमने एग्रीमेंट किया था तभी हमने बोला था कि 10 साल तक की पार्टनरशिप करेंगे, उसके बाद ये पार्टनरशिप बंद हो जाएगी। तो यहां पे तो स्पेसिफाई किया है, सुनिश्चित किया है कि क्या टाइम पीरियड रहेगा हमारी पार्टनरशिप का। लेकिन एट विल के केस में कोई भी टाइम पीरियड फिक्स नहीं होता। जब मन में आए पार्टनर्स के और जब आपस में सब एग्री होते हैं, तब हम इस पार्टनरशिप को डिसॉल्व यानी खत्म कर लेते हैं। तो ये बातें हैं जो आपको सिर्फ एक कीवर्ड से यानी रिलेशन से समझ में आती है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। दूसरा जो पार्ट है इस डेफिनेशन का, पहले क्या पढ़ा? पार्टनरशिप इज द रिलेशन, कहां पर? बिटवीन द पर्सन। अब लोगों की बात आ रही है, लोगों के बीच का, जानवरों के बीच में पार्टनरशिप नहीं हो रही भाई। और यहां पे लोगों का मतलब यानी पर्संस का मतलब कुछ और है। थोड़ा समझते हैं। पहले तो देखते हैं कितने लोग। तो मिनिमम जो है बेटा, मिनिमम 2 लोग होने ही चाहिए। एक इंसान खुद से तो पार्टनरशिप कर नहीं सकता, सोल प्रोप्राइटर कहलाएगा ना भाई वो तो। लेकिन मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? मैक्सिमम नंबर अभी जो है वो 50 मेंबर है। मैक्सिमम 50 लोग हो सकते हैं। ये बात कहां पे लिखी है सर? पार्टनरशिप एक्ट में लिखी होगी? नहीं बेटा, ये पार्टनरशिप एक्ट में नहीं लिखी, ये लिखी है 464, सेक्शन 464 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। सर अब ये कहां से आ गया बेटा? कंपनीज एक्ट की अगर हम बात करें तो कंपनी जो है वो पार्टनरशिप से भी बड़ा बिजनेस का फॉर्म है, यानी फॉर्म ऑफ बिजनेस है। तो अगर यहां पर पार्टनरशिप के लिए लिमिट नहीं लगाई जाएगी तो लोग पार्टनर बनाते जाएंगे बनाते जाएंगे बनाते जाएंगे बनाते जाएंगे, कंपनी में तो कोई कन्वर्ट ही नहीं होगा। तो यहां पर सेक्शन 464 ऑफ कंपनीज एक्ट क्या करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट को इंपावर करता है। सेंट्रल गवर्नमेंट को इंपावर यानी पावर देता है कि आप डिसाइड कर सकते हो कि कितने मैक्सिमम नंबर होंगे, मैक्सिमम पार्टनर्स होंगे। ठीक है, लेकिन ध्यान रहे वो 100 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। कब तक? कितना? अप टू 100। पार्टनरशिप एक्ट, सॉरी, कंपनीज एक्ट के सेक्शन 464 ने सेंट्रल गवर्नमेंट को इंपावर किया कि वो मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स डिसाइड कर सकते हैं अप टू 100। 100 तक तो इन्होंने लिमिट बता दी, लेकिन उससे भी कम करना तो सेंट्रल गवर्नमेंट कर सकती है। और सेंट्रल गवर्नमेंट ने कितना किया हुआ है? 50 मेंबर। ये तो हो गई कितने मिनिमम होने चाहिए, कितने मैक्सिमम होने चाहिए। अब बात आती है कि ये जो लोग हैं ये कैसे होने चाहिए? ये जो पर्सन्स हैं बेटा, ये होने चाहिए कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। कैसे बेटा? कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट ये जो हो रहा है ना इनके बीच में, जो रिलेशन स्टैब्लिश करने के लिए किया जा रहा है, तो उसके लायक तो हो कम से कम। एग्रीमेंट के अंदर कितनी टर्म एंड कंडीशन होती है, कितनी सारी बातें लिखी होती है। तो कौन एग्रीमेंट नहीं कर सकता वो देख लो, वो देख लो कौन एग्रीमेंट करने के लिए एलिजिबल नहीं है। उनके अलावा तो बाकी सारे लोग पार्टनर बन सकते हैं। तो सबसे पहले आता है ये, सर इस बच्ची ने क्या दोष, इस बच्चे का क्या दोष है? बेटा ये इस बच्चे का दोष ये है कि ये माइनर है, यानी 18 साल से कम एज है इंडिया के हिसाब से अगर देखें तो माइनर 18 साल से कम। और माना जाता है कि जो माइनर होते हैं वो टर्म एंड कंडीशन समझने के लिए इतना मिच्योर नहीं होते, इस वजह से पार्टनरशिप में माइनर को पार्टनर नहीं बना सकते। वो अलग बात है, आगे और कुछ बताने वाला हूं मैं। ठीक है, अभी तो फिलहाल इस टॉपिक पे इतना समझो, माइनर को पार्टनर नहीं बना सकते अकॉर्डिंग टू द एज, क्योंकि वो मिच्योर नहीं है कि वो टर्म एंड कंडीशन को समझ सके। दूसरा, सर आमिर खान से क्या प्रॉब्लम है? बेटा आमिर खान नहीं, ये जो मूवी है गजनी मूवी है जिसके अंदर ये मेमोरी लॉस कर जाता है, तो जस्ट मैंने आपको बताया कि एक इंसान जिसका दिमाग ठीक ना हो, पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, जिसके अंदर क्या क्या कवर होता है? ल्यूनेटिक पर्सन, मैड यानी जो पागल हो जाते हैं, ये भी अलग अलग वेराइटी है। ठीक है, बाकी आपको इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। जो ड्रंक होते हैं, जिन्होंने अल्कोहल पी होती है, जिनको हैंगओवर होता है, अब उस टाइम के लिए भी उनको पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड की कैटेगरी में रखा जाता है। उस टाइम पे पार्टनरशिप नहीं कर सकते। मतलब ज्यादा डिटेल बता रहा हूं, लेकिन आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग लग रही होगी आपको, इसलिए बता रहा हूं, क्योंकि अल्टीमेटली पर्सन ऑफ साउंड माइंड, साउंड मतलब ठीक ठाक दिमाग वाला, वही होगा जिसका दिमाग ठीक होगा। ना वो पागल होना चाहिए, ना वो नशे में होना चाहिए, ना किसी भी तरीके से नहीं। थर्ड पर्सन आता है पर्सन डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ। कानून के हिसाब से किसी ने घपला करा, घोटाला करा, उसको कानून ने पनिशमेंट दी कि तुम कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं कर सकते, इस इंसान को निकालो यहां से।
बात समझ में आ रही है? तो आपको मिनिमम मैक्सिमम नंबर पता चल गए, कौन से सेक्शन के थ्रू सेंट्रल गवर्नमेंट ने कैसे क्या क्या किया वो बता दिया, कि ये 3 कैटेगरी है जिसके अंदर अगर कोई भी पर्सन फॉल करता है तो वो इनकम्पिटेंट हो जाता है, कॉम्पिटेंट नहीं होता। और ये वाले पर्सन जो पार्टनरशिप में आ सकते हैं उनको कैसा होना चाहिए? कॉम्पिटेंट होना चाहिए। इजी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमने अभी तक क्या पढ़ लिया? पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्सन्स। इसके आगे बढ़ते हैं। हु हैव एग्रीड टू शेयर प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस। जो रेडी है, किस चीज के लिए रेडी है? कि वो प्रॉफिट शेयर करेंगे बिजनेस का। अब यहां पे 2 कीवर्ड है, पहला है शेयर द प्रॉफिट और दूसरा है बिजनेस। अब माइंड में आ रहा होगा सर प्रॉफिट शेयर हो रहा है, लॉस हुआ तो कौन शेयर करेगा? सिंपल, इसके बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन आया कि लॉस शेयर नहीं होगा क्या? तो यहां पे 2 पॉइंट निकल के आते हैं। सर हर बात पे 2 पॉइंट निकल के आते हैं? हाँ बेटा, 2 पॉइंट निकल के आते हैं। पहला पॉइंट है कि अगर माइनर को पार्टनर बना लो तो। सर अभी आपने मना करा, ये मैं ऐसे नहीं खेल रहा, मैं ऐसे नहीं खेल रहा सर, अभी आपने मना करा माइनर को पार्टनर नहीं बना सकते। आप कह रहे हो अगर पार्टनर को बना लिया माइनर को तो। बेटा देखो, नॉर्मली तो कानून में यानी पार्टनरशिप एक्ट 1932 में ऐसा लिखा था कि माइनर को पार्टनर नहीं बना सकते, लेकिन इन केस अगर बनाना पड़े तो उसके आगे की लाइंस और भी लिखी थी कि माइनर जो है ना, माइनर की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि वो इमेच्योर है, उसको नहीं पता कि वो अपने लिए सही डिसीजन ले रहा है या नहीं ले रहा, कानून ऐसा मानता है, इसलिए उसको पहले एक्सक्लूड किया। देन अगर किसी पार्टनर मतलब किसी माइनर को पार्टनर बनाना ही है तो पार्टनरशिप एक्ट ने बोला ठीक है बना लो, लेकिन उसको लॉस मत देना। अब जो उसके साथ गलत हो सकता था, जो उसको बेवकूफ बनाया जा सकता था, वो कंडीशन ही हटा दी लॉ ने, तो इस केस में माइनर को पार्टनर बना सकते हैं। दूसरा पॉइंट क्या है? दूसरा पॉइंट है गारंटी ऑफ प्रॉफिट। कोई इंसान है जिसको आप तहे दिल से पार्टनर बनाना चाहते हो कि भाई ये तो पार्टनर बन जा, भाई हमारे पार्टनरशिप का नाम बहुत होगा, इसकी वजह से हमारे कस्टमर बढ़ जाएंगे, इसकी गुडविल है, व्हाटएवर, जो भी बहुत नामी इंसान है ये। तो अगर आपने उसको बुलाया कंडीशन में, अरे भाई तेरे को हम देंगे प्रॉफिट देंगे, गारंटी से प्रॉफिट देंगे, लॉस आया तू टेंशन मत लियो, हम झेल लेंगे, लेकिन तुम्हें मिलेगा क्या? प्रॉफिट मिलेगा। तो गारंटी दे दी हमने मिनिमम प्रॉफिट की। तो उस केस में अगर लॉस आ भी जाएगा तो इसको तो नहीं देने वाले जिस पार्टनर को हमने गारंटी दी है। ठीक है, तो इसीलिए हम यहां पे ये देख रहे हैं कि प्रॉफिट को शेयर करना जरूरी है, लॉस को शेयर करना इज नॉट कंपलसरी, है ना, इन दीज केसेस। तो बात समझ में आ गई? यहां पे लॉस इसीलिए नहीं लिखा, जो कंपलसरी था, प्रॉफिट तो हर केस में ही बांटना है, तो इसलिए यहां पे डेफिनेशन में इसको यूज किया गया है ना। लॉ की लैंग्वेज है बेटा, ऐसे हल्के में नहीं लिखी जाती, बहुत अच्छे तरीके से सोच समझ के लिखी जाती है। ठीक है, तो हमें ये समझ में आ गया हु हैव एग्रीड टू, जो पर्सन जिनके भी हमने पिछली स्लाइड में बात करी, हु हैव एग्रीड टू शेयर प्रॉफिट, और ये 2 पॉइंट याद आ जाएंगे, ऑफ द बिजनेस। अब बिजनेस के बारे में बात कर लेते हैं। सर बिजनेस में क्या दिक्कत है? सबसे पहली चीज बोली, बिजनेस होना चाहिए लॉफुल। बिजनेस कैसा होना चाहिए? लॉफुल होना चाहिए। अनलॉफुल इलीगल काम नहीं करने। आप सोचोगे भाई हम क्या कहते हैं सुपारी लेने का काम करेंगे और हम पार्टनरशिप में करेंगे, अरे भाई इलीगल काम है भाई, जेल में जाओगे, गलत काम है वो। तो कानून ने बोला ऐसी चीजों को हम पार्टनरशिप के दायरे में नहीं रखेंगे, सिर्फ लॉफुल काम होना चाहिए। अगर यहां पे लिख देते कि इलीगल काम भी करो, मतलब कानून ही प्रमोट कर रहा है क्या गलत काम कर रही है? नहीं, तो इसलिए यहां पे क्या बोला? लॉफुल काम होना चाहिए। ठीक है, और यहां पर भी 2 पॉइंट निकल के आते हैं। सर 2 पॉइंट 2 पॉइंट 2 पॉइंट, हाँ बेटा 2 पॉइंट, बार बार हाँ बेटा 2 पॉइंट निकल के आते हैं। सबसे पहला पॉइंट ये है कि जॉइंट ओनरशिप को पार्टनरशिप नहीं मानेंगे, जॉइंट ओनरशिप को पार्टनरशिप नहीं मानेंगे। दूसरा, चैरिटेबल एक्टिविटीज भी इंक्लूड नहीं होंगी इस बिजनेस के अंदर। तो आप ना ही जॉइंट ओनरशिप पे बात करेंगे, ना ही आप चैरिटेबल एक्टिविटीज को अपनी पार्टनरशिप में कर सकते हैं, इसको भी एक्सक्लूड किया गया, इसको बिजनेस ही नहीं मानते पार्टनरशिप एक्ट। ठीक है, तो ये बातें ध्यान रखो, बहुत प्यारी डेफिनेशन है। ठीक, फिर लास्ट फ्रेज क्या आती है? कैरीड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। समझ में आई बात? कैरीड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। तो यहां पे ऑल और एनी, इस बात पे ध्यान दो।
देखो डेफिनेशन कहां से शुरू हुई थी पार्टनरशिप इज द रिलेशन, पढ़ लिया, ठीक है, उसके अंदर बहुत सारी चीजें पढ़ी। बिटवीन द पर्सन, पढ़ लिया, उसके अंदर भी बहुत सारी चीज थी। हु हैव एग्रीड टू शेयर प्रॉफिट्स ऑफ द बिजनेस, यहां तक भी पढ़ लिया। बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल, ये बिजनेस कौन चलाएगा, सब चलाएंगे, और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। मान लो ये ए है, ये बी है और ये सी है, 3 पार्टनर है। अब पार्टनरशिप की किस लिए जाती है कि भाई हम ना प्रोडक्टिवली बहुत ज्यादा काम कर पाए, मैं अकेला कितना काम करूंगा, पार्टनर होंगे तो और अच्छे से काम करेंगे। अब आप सोचो तीनों पार्टनर हर एक ही जगह पे एक साथ जाते हैं तभी काम होता है, फिर क्या फायदा, एक इंसान जाकर के वो काम कर सकता है, दैट इज गुड। तो ऐसा होता है कि कई बार अलग अलग इंसान अलग अलग जगह पे जाता है, काम करता है। अब जैसे मान लो ए है, ये किसी मीटिंग में गया, बिजनेस मीटिंग थी। अब बिजनेस मीटिंग थी तो क्या ये सिर्फ अपने लिए गया, नहीं, इसने जो भी वहां पे किया, जो भी एक्ट किया अपनी सूझबूझ के साथ बढ़िया तरीके से, वो पूरी फर्म के लिए किया। और फर्म कौन है, फर्म है ए बी सी, तीनों को मिलाकर फर्म है। तो कहने का मतलब क्या कि ए ने जो एक्ट किया ऑन द बिहाफ ऑफ द फर्म, और फर्म कौन है, बी और सी भी फर्म है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या कि जो एक्ट कर रहा है, इसका मतलब बी का भी वो एक्ट माना जाएगा और सी के लिए भी वही एक्ट माना जाएगा कि इन्होंने भी किया है। तो इसने इनके बिहाफ पर करा, दैट मीन्स ये एजेंट है, ये प्रिंसिपल्स है, ये एजेंट है, ये प्रिंसिपल्स है। ऐसे ही बी कहीं और जाएगा, वहां पे वो काम करेगा, तो फिर वो ए और सी को क्या करेगा, अपने एक्ट के थ्रू बाइंड कर देगा कि अगर बी ने कुछ किया तो इसके जिम्मेदार ए और सी भी होंगे। बात समझ में आई। तो ये इस तरह से बी ए का और सी का दोनों का ही क्या हुआ, एजेंट हुआ, और ये दोनों ही इसके प्रिंसिपल हुए। तो ये सारे पार्टनर्स आपस में एजेंट प्रिंसिपल होते हैं एक दूसरे के। इसी को हम क्या बोलते हैं, बिजनेस कैरिड बाय ऑल, सब चला रहे हैं या फिर कोई कोई चला रहा है। अब चाहे तो ये तीनों काम कर सकते हैं या इनमें से कोई एक भी काम कर सकता है, लेकिन जो भी काम करेगा वो पूरे के पूरे पार्टनरशिप को बाइंड कर देगा, हर पार्टनर को बाइंड कर देगा। इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, म्यूचुअल एजेंसी। क्या बोलते हैं बेटा, म्यूचुअल एजेंसी। म्यूचुअल मतलब एक दूसरे का, एजेंसी मतलब एजेंट है। ये रिश्ता कैसा है, एजेंट वाला रिश्ता है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, एजेंट प्रिंसिपल रिलेशन बोलते हैं इसको। ये थी पूरी डेफिनेशन। तो एक बार पीछे जाकर के शुरू से देखते हैं अच्छे से। हाँ, इतना भी पीछे नहीं। हाँ, तो पार्टनरशिप इज द रिलेशन, रिलेशन से आपको एग्रीमेंट वगैरह याद आ जाना चाहिए। बिटवीन द पर्सन, पर्सन से आपको 2 और 50 याद आ जाना चाहिए। साथ में कंपिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट 3 कैटेगरी याद आ जानी चाहिए, ठीक है। हु हैव एग्रीड टू शेयर प्रॉफिट, प्रॉफिट से क्या है, लॉस भी बांटा जाता है, लेकिन 2 कंडीशन में नहीं बांटा जाता, वो भी पता चल जाएगा। फिर बिजनेस कैसा होना चाहिए, लॉफुल होना चाहिए, जिसके अंदर 2 चीजें आती है कि जॉइंट ओनरशिप और चैरिटेबल एक्टिविटी इंक्लूड नहीं होनी चाहिए। कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, इसका मतलब क्या है, एजेंट प्रिंसिपल रिलेशन है ये, और इसको हम म्यूचुअल एजेंसी भी बोलते हैं। देखो कितना अच्छे से डिटेल में हमने इस डेफिनेशन को पढ़ा, ठीक है। अब सर इसका क्या फायदा है, इतनी सी चीज के लिए इतना टाइम लगा दिया। बेटा अब जो आपने ये पढ़ा है ना, जो भी पार्टनरशिप के कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स होंगे सेम होंगे, दिखाते हैं आपको, ठीक है। ये तो हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। अभी आएंगे आगे, कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर आएंगे। पहले देखते हैं पार्टनर कौन होता है, फर्म कौन होती है, फर्म का नाम क्या होता है। तो देखो भाई, पर्सन एंटर्ड इनटू पार्टनरशिप, जो भी इंसान पार्टनरशिप में एंटर करता है उसको हम इंडिविजुअली पार्टनर बोलते हैं। अकेला अकेला अगर हम देखें, एक एक को देखें, तो वो पार्टनर कहलाता है, जो भी पर्सन एंटर होता है पार्टनरशिप में। लेकिन अगर इनको हम कलेक्टिवली देखें, एक साथ देखें, तो ये क्या है, ये पूरी फर्म है। क्या है बेटा, पूरी फर्म है। और ये जो फर्म है बिजनेस कर रही है, जिस नाम के अंडर बिजनेस कर रही है, ठीक है, ठीक है, बिजनेस जो कर रही है जिस भी नाम के अंडर वो बिजनेस कर रही है, वो फर्म का नेम है। बस इतना ही है, सिंपल, इससे ज्यादा कुछ है नहीं। फिर बात करते हैं नेचर ऑफ पार्टनरशिप की, पार्टनरशिप का नेचर कैसा होता है। पार्टनरशिप के नेचर के बारे में बात करें तो 2 पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखते हैं। एक तो भाई देखो, हमने एग्रीमेंट वगैरह करा तो लीगल पॉइंट ऑफ व्यू भी है, क्योंकि कानून बीच में आ चुका है ना, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, तो कानून के हिसाब से भी देखते हैं। और हम अकाउंटिंग करें तो अकाउंटिंग के हिसाब से तो देखेंगे ही। तो अकाउंटिंग व्यू पॉइंट से अगर हम देखें तो हमने पढ़ा हुआ है बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। क्या पढ़ा है बेटा, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। ये हमें क्या बताता है, कोई भी बिजनेस हो, सोल प्रोप्राइटर हो, पार्टनरशिप हो, कंपनी हो, कुछ भी हो, पार्टनर मतलब ओनर और उसका बिजनेस अलग अलग होते हैं, इनकी आइडेंटिटी अलग अलग होती है। और जो हम अकाउंटिंग करते हैं वो किसके लिए करते हैं, बिजनेस के लिए करते हैं, नॉट फॉर ओनर्स, ठीक है।
तो अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से पार्टनरशिप भी देखें तो पार्टनरशिप इज सेपरेट, अलग है, ठीक है, फ्रॉम इट्स पार्टनर, जो उसके पार्टनर्स हैं। लेकिन अगर लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, कानून ने कैसे, पार्टनरशिप एक्ट ने कैसे काम किया, पार्टनरशिप एक्ट ने बोला कि भाई एक काम करो, आपको पार्टनर बनना है, आप एग्रीमेंट करो। एग्रीमेंट लिखित में किया, वैसे तो ओरल एग्रीमेंट भी जायज है, लेकिन अगर आपने लिखित में एग्रीमेंट किया तो इसका मतलब आपने तो भाई क्या कर दिया, आपने तो लीगली बाउंड कर दिया एक दूसरे को, जो भी टर्म एंड कंडीशन उस पार्टनरशिप एग्रीमेंट में लिखी थी। तो वो जो एग्रीमेंट हुआ ना, वही है जड़, जिसकी वजह से कानून बीच में आ चुका है। और कानून की नजरों में अब देखना पड़ेगा कि पार्टनरशिप की क्या मतलब, क्या कहते हैं, नेचर है। तो पार्टनरशिप का अगर नेचर देखे तो अगर वो एग्रीमेंट नहीं, यानी वो एग्री ही नहीं कर रहे एक दूसरे की बात से कि तू मेरा पार्टनर, चल मैं नहीं मानता, तो एग्रीमेंट टूट गया। समझ में आ रही बात? तो जैसे ही पार्टनरशिप की बात हम करें तो पार्टनर हैं तो पार्टनरशिप है, अदरवाइज नहीं है। तो पार्टनरशिप इज नॉट सेपरेट लीगल एंटिटी, कानूनी रूप से कोई इसकी अलग पहचान नहीं है, पार्टनर ही पार्टनरशिप फर्म है, ठीक है। और ये हुआ क्यों, कम्स इनटू एग्जिस्टेंस, क्योंकि पार्टनरशिप किस वजह से वजूद में आती है, अस्तित्व में आती है, बाय एंटरिंग इनटू एग्रीमेंट, जो एग्रीमेंट है उसके अंदर अगर आप एंटर कर रहे हैं तो, ठीक है। आई होप क्लियर है। आगे बढ़ते। अब देखो भाई, जो फीचर्स हैं जो मैंने आपको बोला था, 2 और मोर पर्सन, अब देखो पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था, 2 या 2 से ज्यादा लोग होने, ज्यादा कितने, 50 हो सकते हैं, ठीक है। कंपिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट होनी चाहिए, कंपिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट में माइनर पढ़ा था हमने कि माइनर नहीं होना चाहिए, अनसाउंड माइंड का पर्सन नहीं होना चाहिए, ठीक, और क्या, डिस्क्वालीफाई नहीं होना चाहिए। 3 कैटेगरी पड़ी थी, इनके अलावा जो भी है वो कॉम्पिटेंट है। मैक्सिमम नंबर बताया 50 है, सेक्शन 464 के बारे में बताया, एग्रीमेंट के बारे में बताया, रिटर्न ओरल हो सकता है, पूरा पीरियड हो सकता है, एट विल हो सकता है, सब बताया मैंने, ठीक है। इसलिए देखो डिटेल में किसी भी चीज को तोड़ तोड़ के एनालाइज कर करके पढ़ने से हमें ज्यादा अच्छे से समझ में आता, कनेक्ट कर पाते हैं, रटने की जरूरत नहीं पड़ती। जैसा कि मैंने आपको क्लास के स्टार्टिंग में बोला, रटना नहीं पड़ेगा आपको थियोरी को, ठीक। फिर बात करते हैं, लॉफुल बिजनेस होना चाहिए, बताया था, जॉइंट ओनरशिप के बारे में, चैरिटेबल एक्टिविटी के बारे में बताया, नॉट अ पार्टनरशिप। फिर मैंने आपको प्रॉफिट शेयरिंग के बारे में बताया कि नॉट एसेंशियल टू शेयर लॉस, हर बार क्या कहते हैं, लॉस शेयर करना जरूरी नहीं है। 2 पॉइंट बताए थे, कौन सा बेटा, माइनर के केस में और गारंटी, ठीक है, गारंटी जो दी थी हमने पार्टनर को। फिर हमने बताया था बिजनेस कैन बी कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, तो म्यूचुअल एजेंसी, एजेंट प्रिंसिपल रिलेशन के बारे में बात करी थी, सब कुछ कर लिया। देखा, इस तरह से निपट जाती हैं चीजें अगर हम दिल से अच्छे से पढ़ ले तो। अब बात करते हैं राइट्स के बारे में कि पार्टनर के राइट्स भी तो होंगे। तो राइट टू पार्टिसिपेट इन मैनेजमेंट, तुम पार्टनर बन गए भाई, लेकिन तुम्हें कोई कुछ करने नहीं दे रहा कि मैं करता हूं ना मैनेजमेंट में हाथ बटाता हूं, तो अगर तुम्हें कोई मना करे तो बता देना, जाकर देख लो, मेरा राइट है, साडा हक ऐथे रख, ठीक है। तो पार्टनरशिप में राइट टू पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट होता है। फिर राइट टू बी कंसल्टेड अबाउट द अफेयर ऑफ बिजनेस, कि बिजनेस में चल क्या रहा है, बिजनेस में क्या चल रहा है, वो क्या होना चाहिए भाई, मुझसे तुम कंसल्ट करोगे। अब इसके पीछे एक और लॉजिक अभी हमने पढ़ा है कि आपस में एक दूसरे के प्रिंसिपल और एजेंट होते हैं। दैट मीन्स कि इफ यू आर डूइंग समथिंग, तो मैं उस केस में तुम्हारा प्रिंसिपल भी हूं, तुम्हें मुझे बताना पड़ेगा, ठीक है। तो राइट टू बी कंसल्टेड अबाउट अफेयर्स ऑफ द बिजनेस। फिर है राइट टू इंस्पेक्ट द बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड हैव अ कॉपी ऑफ इट, कि भाई हमें इस चीज का भी हक है कि हम क्या कर सकते हैं, हम जो भी बुक्स ऑफ अकाउंट है, हमारे बही खाता है, उनको हम क्या कर सकते हैं, इंस्पेक्ट, जांच कर सकते हैं उसकी, और उसका एक जेरोक्स कॉपी निकाल के भी रख सकते हैं अपने पास। शेयर प्रॉफिट्स और लॉसेस इन एग्रीड रेशियो, जो भी हमने एग्रीमेंट करा है, जिस भी तरीके से हमारी बात तय हुई है कि जो भी प्रॉफिट होगा, लॉस होगा, उसको हम किस तरीके से शेयर करेंगे, वो भी मेरा राइट है कि मैं उस एग्रीड रेशियो में उस चीज को शेयर कर सकूं। रिसीव द इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन टू फर्म, अगर किसी पार्टनर ने लोन दिया है, किसको, टू फर्म को दिया है, ठीक है, तो उसका राइट है, उस पार्टनर का राइट है कि वो रिसीव करे, उस पार्टनर का राइट है कि वो इंटरेस्ट रिसीव करे। आगे हम पढ़ेंगे कि कितना %, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 राइट तो पढ़ लिए, ओके। फिर एक्ट अकॉर्डिंग टू हिज बेस्ट जजमेंट, अब मैंने बताया था ना, ए गया था मीटिंग में, अब मान लो वहां जाकर के वो किसी भी तरीके से कांटेक्ट नहीं कर पाता अपने बाकी पार्टनर्स को, और ऐसे सिचुएशन आती है जहां पर उसको फैसला लेना होता है, तो उसकी बेस्ट जजमेंट जो होगी, जो भी उसका सूझबूझ जो किसके हित में होगी, किसके इंटरेस्ट में होगी, आपके बिजनेस के इंटरेस्ट में होगी,
तो उस बेस्ट जजमेंट के अकॉर्डिंग वो एक्ट कर सकता है, उसका राइट है, कोई उससे सवाल जवाब नहीं कर सकता तुमने ऐसा क्यों करा। हाँ बस उसको ये बताना पड़ेगा कि भाई देखो ये बिजनेस के हित में है और मेरी बेस्ट जजमेंट यही है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। फिर 7th पॉइंट पे आते हैं, डिसअलाउ द एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर। अगर एबीसी 3 पार्टनर है, डी को भी हम नया पार्टनर बनाना चाह रहे हैं, तो कोई भी पार्टनर हो उसका राइट है कि वो मना कर दे कि भाई मेरे को इसको पार्टनर नहीं बनाना है, यू कैन डिसअलाउ। हम किसी भी नए पार्टनर को पार्टनरशिप फर्म में आने से रोक सकते हैं, ये राइट है। फिर आता है रिटायर फ्रॉम द फर्म। फर्म से रिटायर होने का भी राइट होता है, ऐसा थोड़ी ना कि पार्टनर बन गए तो अब जाने नहीं देंगे तुझे, कहीं नहीं जा सकते तुम। अरे भाई किसी को मतलब किसी को रिटायर होना तो भाई उसका हक बनता है, उसको जाना है, बस हो गया उसका, अब उसका काम करने का मन नहीं करता। एंड लास्ट में क्या आता है, बी इंडेमनीफाइड अगेंस्ट द पेमेंट बिहाफ ऑफ द फर्म, कि जो फर्म है उसके बिहाफ पर, मतलब मेरा खर्चा नहीं है, बिजनेस का खर्चा है, और हर पार्टनर के पास उसकी पर्सनल जिंदगी भी होती है, उसके पर्सनल पैसे भी होते हैं। तो अगर मान लो कहीं बाहर गया फर्म के काम से और फर्म के बिहाफ पर उसको पेमेंट करनी पड़ेगी और उसको उसने अपने पैसे दे दिए, तो भाई उसका राइट बनता है कि वो वापस ले सके वो पैसे। अरे भैया मेरे पैसे थे, बिजनेस के थोड़ी ना थे। तो ये है इंडेमनीफाई वर्ड, ध्यान से सुनो, राइट टू बी इंडेमनीफाइड, कि मेरी क्षति पूर्ति की जाए। क्षति पूर्ति बोलते हैं इंडेमनीफाई को। क्षति का मतलब जो कमी आ गई, नुकसान हो गया, पूर्ति का मतलब पूरा कर दो, भाई तुम्हारे चक्कर में तुम्हारे बिहाफ पर मैंने कुछ पेमेंट करी है उसको वापस करो, ये राइट है। तो ये सारे राइट्स हो गए, ठीक। आई होप क्लियर हो। कुछ भी इतना सा भी डाउट रह जाए ना तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर पूछ लेना, ठीक। फिर आगे बात करते हैं लाइबिलिटीज ऑफ पार्टनर्स। मैंने आपको क्या बोला, पार्टनरशिप एग्रीमेंट के अंदर राइट होते हैं, ड्यूटीज होती हैं, लाइबिलिटीज भी होती हैं। तो लाइबिलिटीज के बारे में बात करते हैं, जो कॉमन सी लाइबिलिटी है सबकी, तुम्हारे सर पे ये है, जिम्मेदारी है, उत्तरदायित्व है। देखो 2 बातें कही हैं और बहुत प्यारी बातें कही हैं। कोई भी पार्टनर है, इफ सिमिलर बिजनेस इज कैरिड ऑन बाय अ पार्टनर, एक पार्टनर है उसने सिमिलर बिजनेस शुरू कर लिया, ओहो, इन द कॉम्पिटिशन विद द फर्म, अपनी फर्म जिसके साथ तुमने पार्टनरशिप करी है, वैसा ही बिजनेस तुम एक और इंसान के साथ कर रहे हो या अकेले भी कर रहे हो, ये तो चीटिंग है। ऐसे तो नहीं होता। ऐसे तो क्या होगा कि हमने पार्टनरशिप में इतना मेहनत करा, सब कुछ करा, क्लाइंट्स बनाया, सब कुछ किया, कल को तुम एक और सेम बिजनेस कर लोगे, तुम तो फायदा उठाओगे। Who knows? अब अगर तुम फायदा उठाओगे, तुम प्रॉफिट कमाओगे, तो भाई ये तुम्हारी लाइबिलिटी है कि वो प्रॉफिट तुम फर्म को आकर के वापस दे दो। पेड, सच प्रॉफिट शैल बी पेड, करना पड़ेगा, आपको वापस करना पड़ेगा। सर पता कैसे चले? बच्चों के माइंड में ना बहुत, ठीक है, ऊट पटांग आड़े टेढ़े सारे क्वेश्चन आ जाते हैं, लेकिन मजा तो यही है ना, तभी तो सीख पाओगे आप। सर ऐसे पता कैसे चले? बेटा पता चलेगा तो भाई तब ये बात रियलिटी में होती है। ये तो लिखी हुई बातें है ना, लेकिन एक्चुअल जो रियलिटी है वो यही है कि अगर कोई भाई धोखेबाजी कर रहा है तो कर रहा है, लेकिन जैसे ही पता चलेगा तो वो लाइबिलिटी क्रिएट हो जाएगी उसकी, कि भाई उसको पार्टनर को जो उसने अपनी दूसरे क्या कहते हैं बिजनेस से जो कंपटीशन में खोल लिया है उससे जो प्रॉफिट कमाया वो लाके देना पड़ेगा अपनी ओरिजिनल पार्टनरशिप फर्म को, ठीक। सेकंड पॉइंट, ये भी ऑलमोस्ट वैसे ही, थोड़ा सा फ्लेवर चेंज है। इफ प्रॉफिट इज अर्न बाय अ पार्टनर, एक पार्टनर ने प्रॉफिट कमाया फ्रॉम एनी ट्रांजैक्शन, कि भाई हम पार्टनरशिप फर्म में हैं एबीसी और कोई ट्रांजैक्शन हुई, मान लो हम क्या करते हैं, हम खाना सप्लाई करते हैं, साइड बाय साइड हमने क्या करा, मैंने एक ना वो जो डिस्पोजेबल जो बर्तन होते हैं, डोने, पत्तल, थाली, समथिंग, एक ऐसे बंदे से कांटेक्ट कर रखा है कि भाई मेरे पास जब भी खाना बिकेगा ना तो मैं तेरे को एक डील दिलवा दूंगा, उसका इतना % मेरा। तो भाई अगर हम किसी भी ट्रांजैक्शन से कोई प्रॉफिट कमा रहे हैं, हमने अपनी ही बिजनेस की फर्म से कोई मतलब ट्रांजैक्शन हो रही थी, तो हमने उससे भी कोई टाका लगा करके प्रॉफिट कमा लिया, ठीक है, एक तो ये है। और फ्रॉम द यूज ऑफ द प्रॉपर्टी, मेरा ऑफिस संडे को बंद होता है, मैंने बर्थडे पार्टी करवा दी, 10,000 रुपए ले लिए मैंने पार्टी करवाने के, उस हॉल का रेंट, वट जो भी प्रॉपर्टी थी, ठीक है। और बिजनेस कनेक्शन, और किसी भी तरह से मैंने बिजनेस के जो कनेक्शंस थे उससे मैंने प्रॉफिट कमाया है। द प्रॉफिट सो अर्न, ऐसा जो प्रॉफिट कमाया गया है, शैल बी पेड टू द फर्म, तो वो भी फर्म को पे किया जाएगा। तो पहला तो भाई कंपटीशन में अगर हमने कुछ खोला तब, दूसरा कोई ट्रांजैक्शन, तीसरा प्रॉपर्टी यूज करके, और चौथा कोई भी कनेक्शन। तो ये 4 बातें हैं जो 2 लाइनों में समाप्त है।
आसान है, इजी है, वाकई में बहुत इजी है, बस दिल से समझो, प्यार से समझो, सब समझ में आएगा। चलिए अब पार्टनरशिप डीड के बारे में बात कर लेते हैं। पार्टनरशिप डीड याद है ना, एक था रिटर्न एग्रीमेंट, वही तो एक था रिटर्न एग्रीमेंट। ये क्या है, एक रिटर्न डॉक्यूमेंट है, ऑब्वियसली हेल्प्स टू अवॉइड एनी डिस्प्यूट। कोई भी पंगा हो जाए तो भाई क्या करोगे, पार्टनरशिप डीड हमें क्या करती है, अवॉइड करने में मदद करती है, क्योंकि उसमें सारी टर्म एंड कंडीशन पहले से ही लिखी होती है। ए फॉर बट जो भी दिक्कत होगी वो पहले से लिखी होती है। और अगर नहीं लिखी होती सर तो भाई पार्टनरशिप एक्ट जो कानून है उसका यूज किया था, उसमें क्या लिखा वैसी बातें मानी जाती है। ठीक, पार्टनरशिप डीड क्या करती है, कंटेन करती है टर्म एंड कंडीशन। ठीक है, पार्टनरशिप के टर्म एंड कंडीशन, राइट्स, ड्यूटीज एंड लायबिलिटीज ऑफ ईच पार्टनर, जो कि हमने पढ़ लिया। अब डिफाइंस रिलेशनशिप अमंग पार्टनर। पार्टनरशिप डीड क्या करती है, ये रिश्ता क्या कहलाता है इस बात का जवाब देती है, यानी उनके रिलेशन को डिफाइन करती है, परिभाषित करती है। अ लीगल डॉक्यूमेंट साइंड बाय ऑल द पार्टनर। अब मैंने आपको बता दें कानूनी डॉक्यूमेंट है ये, लीगल। ठीक है, ये लीगल डॉक्यूमेंट है जो सारे पार्टनर को साइन करना पड़ता है। इट इज नॉट नेसेसरी टू हैव पार्टनरशिप डीड। ये जरूरी नहीं है कि पार्टनरशिप डीड हो, याद करो ओरल एग्रीमेंट था, बताया था ना। प्रोविजन ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 विल बी अप्लाइड इन केस इफ देयर इज नो पार्टनरशिप डीड। अभी मैंने आपको बताया कि अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है या फिर पार्टनरशिप डीड है बट कुछ पॉइंट साइलेंट है, तो उस केस में जो भी बातें लिखी हैं, प्रोविजन मतलब ये अकाउंट वाला प्रोविजन नहीं, प्रोविजन मतलब बातें किसमें जो लिखी हैं इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में, वो अप्लाई हो जाएगी ऐसे केसेस में। सिंपल, ओके। अब लास्ट में जो बात आती है, ऑलमोस्ट हमने इस सेशन में बहुत अच्छे से थ्योरी पढ़ी है, मजा आया होगा, मतलब आपका एक टाइम के लिए भी कनेक्शन नहीं टूटना चाहिए, इतने प्यार से आपको पढ़ाया जा रहा है। ओके, अब बात करते हैं अकाउंटिंग। बेसिकली तो हमें अकाउंटिंग करनी है, तो अकाउंटिंग के केस में अकाउंटिंग ट्रीटमेंट जब हम करेंगे पार्टनरशिप का और पार्टनरशिप डीड नहीं है, एब्सेंट है, तो क्या करेंगे, तो बेटा पीएसआर। सर ये क्या है, ये है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, शॉर्ट में लिखते हैं हम पीएसआर। ठीक है, शॉर्ट में सिर्फ पढ़ने के लिए, नोट्स बनाने के लिए। ठीक है, पेपर में नहीं लिखना, पेपर में तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ही लिखना है अगर आपको कहीं लिखना पड़े तो। ठीक है, तो पीएसआर कैसा होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, बराबर। दो पार्टनर ए और बी, 10 रुपए प्रॉफिट हो, 5 तेरे 5 मेरे, बराबर ही बटेगा अगर आपने पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई तो। ठीक है, पार्टनरशिप डीड बनाई है तो जो उसमें लिखा हो फिर वो मान लेंगे, लेकिन अगर नहीं बनाई तो इक्वल होगा। फिर कोई भी पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा, ड्रॉइंग पे कोई इंटरेस्ट चार्ज नहीं होगा, कोई भी रेम्यूनरेशन क्या होता है, किसी पार्टनर को सैलरी देना, किसी पार्टनर को बोनस देना, कमीशन देना, वो भी नहीं होगा अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो। एंड लास्ट में 6% पर एनम के हिसाब से साल का 6% इंटरेस्ट मिलेगा, किसको, पार्टनर को, जिसने अपनी ही फर्म को क्या दिया है, एडवांस दिया है या कोई लोन दिया है। मैंने बताया था ना कितना परसेंट मिलेगा, आगे बताऊंगा, ये रहा 6%। लेकिन कब, जब पार्टनरशिप डीड ना दी हो। अगर पार्टनरशिप डीड है तो उसके अकॉर्डिंग जो भी उसमें लिखा है, 6% से ज्यादा भी लिखा तो भी, 6% से कम लिखा तो भी, लेकिन अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो 6%। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा, अच्छी तरह समझ में आ गया होगा, कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। पूरी थियोरी हमने इस चैप्टर की पढ़ ली है पहले ही पार्ट के अंदर। इसके आगे हम और कॉन्सेप्ट लाएंगे, और कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, और जो भी हम पढ़ेंगे वो आपके न्यूमेरिकल को सॉल्व करवाने में आपकी बहुत मदद करेगा। तो कॉन्सेप्ट पढ़ना जरूरी है। और अगर आपको इस चैप्टर का वन शॉट देखना है, एक शॉट में, एक वीडियो के अंदर पूरा का पूरा चैप्टर फिनिश, तो आई बटन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, जरूर जाकर के उसको चेकआउट करिए। और बाकी तो इस ये जो पार्ट्स आ रहे हैं ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगे ही। ठीक है, तो आई होप आपने इस वीडियो को बहुत पसंद किया होगा, एंड तक आपने पढ़ाई करी होगी। कोई भी दिक्कत है, परेशानी तो बता देना। तो भाई लाइक जरूर करें, आपका कर्तव्य बनता है, और शेयर सबके साथ करें, क्योंकि ऐसा कंटेंट हर कोई नहीं देता है। आपको पूरी डिटेल में पढ़ाने की जिम्मेदारी हमारी है। ठीक है, और कमेंट करके इस क्लास का फीडबैक जरूर देंगे, किस तरह की आपको क्लास लगी है और आप क्या क्या चाहते हैं वो भी आप बताएं, आपकी क्या प्रॉब्लम्स है, पूरा दिल से शेयर करिए। मैं खुद आपके कमेंट पढ़ूंगा, उसका रिप्लाई भी करूंगा। ठीक, और सब्सक्राइब जरूर करें अगर आप नए आए हैं इस चैनल पे तो। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में। बाय बाय, टेक केयर एंड कीप ग्रोइंग।